अगला 1 से 1.5 महीना शेयर बाजार के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। दरअसल विदेशी निवेशक जो पैसा लगाते हैं यानी एफआईआई, वो पहले क्रिसमस की छुट्टी पे जाएंगे, फिर नए साल की छुट्टी पे जाएंगे, यानी कुल मिलाकर लंबी छुट्टी पे जाना अभी से शुरू कर देंगे कुछ एक दिनों में। छुट्टियों पर जाने से पहले इन एफआईआई ने एक अच्छा काम ये किया है कि खतरनाक तरीके से जो भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे थे उसमें थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाया है, या फिर कह सकते हैं कि ब्रेक लगाया है, मोटा मोटी रोक भी दिया। अब जब एफआईआई छुट्टियों से वापस आएंगे तो 2 बड़ी घटना हो रही होगी। नया साल आते ही यूएस में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभाल रहे होंगे, तो भारत में दूसरी तरफ वित्त मंत्री साहिबा बजट पेश कर रही होंगी। ऐसे में अभी से बाजार का रुख कैसा रहने वाला है? मोटा मोटी सवाल यह है कि कहाँ से पैसा निकालें और कहाँ पैसा लगाएं। इसी पर करेंगे आज खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीआईओ मिहिर वोरा साहब हैं, मोज़ेक एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर और सीईओ मनीष डांगे जी हैं, रॉक्स कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल जी हैं और साथ में एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अनुज जी के पास जाना चाहूँगा, चूँकि बात मार्केट के करनी है अनुज जी आपसे, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूँगा, चूँकि अभी ताज़ा घटना ये हुई है कि एल्गो ट्रेडिंग, जिस पे काफ़ी सवाल उठते थे कि रिटेल निवेशकों को नुकसान होता है, परेशान रहते हैं, उस पर सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया और कहा कि रिटेल निवेशकों को भी इसमें हिस्सा लेने की छूट दी जाएगी। इससे कितना असर पड़ेगा रिटेल पार्टिसिपेशन पे? नहीं लक्ष्मण जी, देखिए क्या है कि जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पहली बार आए थे तब भी डाउट तो रहे होंगे। तो मेरा भी मानना है कि सेबी का ये कदम अच्छा है, थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत है यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा कि जो जिस तरीके के एल्गोज बड़े प्लेयर्स प्ले करते हैं, जो आज की मार्केट में भी उन्होंने फायर किए होंगे, वो उन्हें हम कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो वो रिटेल के हाथ में अभी भी नहीं आएंगे। वो रिटेल को दूसरे तरीके के एल्गोस की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन जो भी है, मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा कदम है और अभी तो राय मांगी गई है, उसके बाद तो फाइनल प्रोडक्ट्स आएंगे। लेकिन आई थिंक ज़रूरत है। और देखिए एक चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि एल्गो इज़ द फ्यूचर। अब एल्गो है मार्केट में और कोई इसको बदल नहीं सकता, तो स्ट्रैटेजी भी आपकी उस हिसाब से चेंज होगी। तो आपको भी एल्गो अगर सीखना पड़े और अगर उसके थ्रू पैसा बनाना पड़े और अगर आपको इस मार्केट में रहना है तो थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा एल्गो। तो मेरे ख्याल से अच्छा कदम है ये लक्ष्मण जी। बिल्कुल, जब ये पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी, जब ये लागू हो जाएगा एक तरीके से, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे कि रिटेल निवेशक इसका कैसे फ़ायदा उठाएं। चूँकि नई टेक्निक है तो जाहिर तौर पर हर किसी को इसको अडेप्ट करना ही होगा। बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि हम लोग काफ़ी दिन से चर्चा कर रहे थे कि मार्केट में गिरावट कब थमेगी, बॉटम बन गया है क्या? तो अनुज जी, अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बाज़ार में एक ठहराव सा दिख रहा है, एफआई ने अब ख़तरनाक तरीके से बेचना बंद कर दिया है, तो क्या माना जाए कि अब चिंता करने की बात नहीं है, एक बॉटम आउट हम लोग हो चुके हैं? देखिए लक्ष्मण जी, बाज़ार में एक आपने सही कहा, एक काफ़ी डिक्लाइन आई थी, उसके बाद एक रैली आई, फिर वो रैली 24,800 पर रुकी, फिर वहाँ से हम गिरना शुरू हुए। आज हम ऑलमोस्ट 24,200 तक आ गए थे और वहाँ से फिर हम वापस 24,800 पर बंद हुए। तो आज की जो वॉलेटिलिटी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। नॉर्मली इस तरीके की वॉलेटिलिटी जो है वो ट्रेंड चेंज के आसपास आती है। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि असल ट्रेंड था क्या? वो जो पहले बड़ा ट्रेंड चला रहा था वो ट्रेंड अप था, या जो मीडियम ट्रेंड था जो हम गिरे थे वो ट्रेंड था, या फिर जो एकदम सबसे नियरेस्ट ट्रेंड था वो ट्रेंड था? लेकिन जो भी है, मेरा ये मानना है कि मार्केट में बॉटम तो बन चुका है करीब 23,200 पर। अब 24,800 25,000 के ऊपर निकल गए और उसके ऊपर अगर आप बंद हो गए तो मुझे लग रहा है कि फिर मार्केट वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। बैंक निफ्टी पर मेरा व्यू रहा है कि इसी महीने हम ऑल टाइम हाई लगाएंगे। मेरा वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि आज एक बार के लिए उस व्यू पे ज़रूर झटका लगा था जब बैंक निफ्टी ने 20 डेमा तोड़ा था, लेकिन वो क्लियर हो गया था कि वो सिर्फ इंट्राडे में था और क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट ने उसको फिर रिक्लेम किया और क्लोजिंग बहुत शानदार रही है आज मार्केट की। बिल्कुल बॉटम आउट हो गया है, लेकिन अब सवाल उठता है कि बाजार को यहाँ से अब
नई रैली के लिए या फिर कहें कि वो तेजी पाने के लिए क्या किसी ट्रिगर का इंतजार है क्या? सुनील सुब्रमण्यम साहब, क्या लगता है कि हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जो आमतौर पे ये जो हफ्ता होता आने वाले कुछ हफ्ते जो होते हैं बड़े सुस्त से होते हैं, क्योंकि एफआई थोड़े से शांत बैठे रहते हैं, हमारे निवेशक भी छुट्टियों पर जा चुके होते हैं, तो ऐसे में आम निवेशक क्या करे कि किसी ट्रिगर का इंतजार करे कि इसका फायदा उठाए? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ट्रिगर अर्निंग सीजन होगा। आपने बजट को मेंशन किया, आपने ट्रम्प के इनॉग्रेशन जनवरी 20 को हो रही है, मगर जनवरी 10 से हमारी अर्निंग सीजन शुरू होगी। और पिछली बार भी आपने देखा कि जो स्लोडाउन जीडीपी में के आंकड़े में बाद में आए, वो अर्निंग्स में पहले दिखे। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स के लिए अहम चीज है उस अर्निंग सीजन, क्योंकि इसके पीछे 2-3 सोच है। एक है कि जो पिछली हुई जो क्वार्टर थी उसमें 5.4% जीडीपी था, मगर आरबीआई गवर्नर ने इस क्वार्टर में 6.8 का ऐलान किया है, यानी करीबन 1.4% जीडीपी आंकड़े इंप्रूव होंगे। किस उम्मीद पर? एक है कि फेस्टिवल सीजन के आंकड़े थोड़े अच्छे लग रहे थे जो पिछले क्वार्टर में नहीं दिखे, और दूसरी बात है कि मॉनसून का पूरा इंपैक्ट भी अपने पर यहां पर नहीं दिखा। तीसरी बात थी कि गवर्नमेंट अपना खर्चा पहले 2 तिमाही में ज्यादा नहीं किया, क्योंकि पहले नेशनल इलेक्शन था, उसके बाद महाराष्ट्र वाला इलेक्शन था। अब बजट के करीब होते ही वो अपना खर्चा फिर से शुरू करेंगे जम के। तो ये सब चीज हमें अर्निंग सीजन में ही दिखेगी, क्या असलियत में ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स जनवरी 10 सबसे अर्निंग शुरू होगी, तब तक ज्यादा वो खरीदारी नहीं करेंगे, कैश को हाथ में रखेंगे इस मोहर पर, बिकॉज उनको कैश चाहिए, गन पाउडर चाहिए जब क्लैरिटी आती है। और उस अर्निंग सीजन में भी ये क्वार्टर की अर्निंग्स को छोड़िए, क्या गाइडेंस दे रहे हैं पूरे साल के बारे में, इसके ऊपर ध्यान होगा। और बजट की ऐलान आपने की, फॉरेनर्स के लिए अहम होगा कि बजट के पहले मैं निवेश करूं, मगर डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स फिर भी बजट के एक्चुअल नंबर्स के लिए रिवाइज एस्टिमेट्स होंगे, क्या नेक्स्ट ईयर का कैपेक्स होगा, ये डेटा के लिए वेट करेंगे बिफोर वो निवेश करेंगे। और उसके पहले, जस्ट बजट के एक दिन पहले, इकोनॉमिक सर्वे भी बाहर आती है, वो साफ साफ आपको इकोनॉमी की हालत भी बता देगी। तो बहुत से ऐसे ट्रिगर्स हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि जनवरी 10-15 के बाद ही डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ज्यादा अपना पैसा निवेश करेंगे, एफआई थोड़ा आगे पीछे में आएंगे। मगर अगर बजट अच्छा निकला तो मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाइस में एक बजट पोस्ट बजट सिनेरियो में पहुंच सकता है, अगर ये सब आंकड़े ठीक निकले तो मेरे ख्याल में 1 महीने के लिए रिटेल निवेश को भी थोड़ा शांत रहना चाहिए, क्योंकि बिना कोई ट्रिगर के ऐसे ही जाके पैसा डालना अच्छा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखिए कि बजट इस बार शनिवार को आ रहा है। अब मतलब जो 1 फरवरी जो तारीख तय होती है वो शनिवार की तारीख है। अब देखना है कि 1 फरवरी को पेश करते हैं या नहीं, क्योंकि कई बार शनिवार को बजट पेश भी किया गया है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिगर रहता है कई बार जब वीकेंड में बजट पेश किया जाता है। तो मिहिर वोरा साहब, सुनील जी ने बड़ा अच्छा कहा कि अर्निंग सीजन सबसे पहला ट्रिगर होगा। तो जो पिछला अर्निंग सीजन था जिसने मार्केट को सबसे ज़्यादा निराश किया था, तो इस बार के अर्निंग सीजन में किस सेगमेंट पे आप लोग ज़्यादा फोकस रखेंगे? नमस्कार लक्ष्मण जी। देखिए, अर्निंग्स सीजन डिसअपॉइंटिंग रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है लार्ज कैप्स के लिए। खास करके जो बड़ी निफ्टी की कंपनीज हैं, निफ्टी 50 कंपनीज हैं, उसमें अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा आए हैं। जो ब्रॉडर मार्केट है, जहां पे ज्यादा एक्शन है, ज्यादा ग्रोथ है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में और एनएसई 500 में मैं कहूंगा, तो इतना बुरा हाल नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि निफ्टी के काफी सारे सेगमेंट्स जो है वो या तो फाइनेंशियल, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, या तो आईटी है, या तो कमोडिटीज है, जो काफी सारा ग्लोबली लिंक्ड है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कमोडिटीज के फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी अर्निंग्स का इम्पैक्ट, उसकी इम्पैक्ट निफ्टी के अर्निंग्स पे भी आ रही है। तो मेरे ख्याल से मैं एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग ओवरऑल अर्निंग सीजन पे बेट नहीं कर रहा हूं, और मैं स्टॉक पिकिंग और सब सेक्टर पिकिंग में ही ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि निफ्टी का कॉम्पोजिशन तो चेंज होने नहीं वाला। जो कमोडिटीज लिंक सेगमेंट्स हैं वो तो वही रहेंगे, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, सीमेंट, आईटी, जो सारे जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज भी अगर देखें तो ग्लोबली लिंक्ड है, और उनकी जो ग्रोथ रेट है वो भी 5 से 12% के बीच में ही है। तो ये हाई ग्रोथ नहीं है। हमें फोकस करना है इंडियन इकोनॉमी के डोमेस्टिक फोकस्ड सेगमेंट्स और सब सेगमेंट में, जिसकी रिप्रेजेंटेशन काफी जो ब्रॉडर मार्केट में है। मैं फ्रैंकली अर्निंग सीजन का इतना वेट नहीं कर रहा हूं।
हाँ, जो वेरिएबल मैं जो मॉनिटर कर रहा हूं, ग्लोबल वेरिएबल, वो डॉलर की स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करें तो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइनीज युआन भी डेप्रिसिएशन के मोड पे जा रहा है, उसका इम्पैक्ट रुपये पे भी आ रहा है, रुपये भी एक न्यू लो पे है वर्सेस द यूएस डॉलर। तो ये अगर जो वॉलेटिलिटी करेंसी की बढ़ती है तो एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन मैं अर्निंग्स पे इतना फोकस नहीं करूंगा, स्टॉक पिकिंग पे ज्यादा फोकस करूंगा। बिल्कुल। मनीष अग्रवाल साहब, अभिषेक अग्रवाल साहब, ये जो वोरा साहब कह रहे हैं डॉलर फ्लक्चुएशन और बाकी फैक्टर, ये आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न है आने वाले दिनों में? अभिषेक अग्रवाल साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। तो लक्ष्मण जी, कंसर्न तो मार्केट के अंदर में कई तरह से बनाई जा सकती है, और उसमें ये कंसर्न अब आप अगर देखेंगे तो फ्रेशली सामने आ रही है। इससे पहले कभी भी करेंसी को लेकर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि प्रीवियस आरबीआई गवर्नर ने आई फील बहुत ही अच्छी तरह से हम अपने पॉलिसी के थ्रू हमारे रिजर्व्स को एज वेल एज करेंसी के फ्लक्चुएशंस को, डिस्पाइट एफआई की इतनी हैवी सेलिंग रही है एक साल के दरमियान, बहुत ही अच्छा मैनेज किया है। बट ट्रम्प जी के आने के बाद जिस तरह से उनकी भी फोकस है कि यूएस फर्स्ट, एंड उन्हें भी अपना ट्रेड डेफिसिट बाकी कंट्रीज के सामने जो है बैलेंस आउट करना है, तो मुझे लग रहा है कि यूएस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है ज्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उनकी जो करेंसी है डॉलर, यूएस डॉलर, वो स्ट्रेंथ हो सकती है, और उससे हमारी करेंसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, विच अदरवाइज इज डेफिनेटली वन थिंग विच वुड बूस्ट अगेन इन्फ्लेशन। एंड एट द सेम टाइम जो डेप्रिसिएशन जब रुपये का आता है तो एक तरह की एफआई को भी ये पसंद नहीं है, सो रिटर्न पे कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सो डेफिनेटली ये देखने वाली बात है, वॉच करने वाली बात है। हालांकि मुझे लगता है कि नए आरबीआई गवर्नर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो रहने वाला उनमें से एक ये भी रहेगा कि पिछले गवर्नर ने तो बड़ा अच्छे से मैनेज कर लिया, अब ये गवर्नर कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। डांगे साहब, क्या माना जाए अभी जो सिचुएशन है उसके बाद मार्केट में अब लोग थोड़े बहुत अब पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिए हैं, तो कई सारे ट्रिगर हैं, एक यूएस का ट्रिगर है, अर्निंग सीजन का ट्रिगर है, तो अगर मैं आपसे सेक्टर स्पेसिफिक पूछूं तो किस सेक्टर पर आप ज़्यादा बेट कर रहे हैं आजकल? तो एक्चुअली पिछले जो गेस्ट ने बोला है उसी फ्रेमवर्क से जो मोटा मोटी सभी से एग्री करता हूं कि रेगुलेटरी टाइटनेस इंडिया के अंदर भी मैक्स पोजीशन में है, तो यहाँ से इंक्रीमेंटली गवर्नर चीजों को ठीक करेंगे। तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर खास करके आप अगर छोटी एनबीएफसीज को देखें और बैंकिंग का एक्सेस ऑफ कैपिटल देखें तो काफी टाइट हुआ है पिछले 8-9 महीनों में। मेरे ख्याल से यहाँ से इंक्रीमेंटली चीजें सॉफ्ट होने लगेंगी, तो उसके थ्रू अगर आप एक ट्रेड लिखना चाहते हैं तो जो छोटी एनबीएफसी है उसके अंदर थोड़ी सी तहस नहस हो गई है, 60-70% स्टॉक्स कई सारे डाउन है। तो हमारे ख्याल से हालांकि उनकी बैलेंस शीट यहाँ से डिटोरिएट होती चली जाएगी, लेकिन मार्केट ने उनको ऑलरेडी प्राइस कर दिया है, तो वहां से एक ट्रेड निकलता है। दूसरा है कि ट्रम्प वाला जो बात हुआ था कि ट्रम्प की वजह से टैरिफ्स मोस्ट प्रॉब्ली विल लीड टू टाइट डॉलर, और अगर उसकी वजह से अगर हमारी करेंसी फर्दर वीक होती है तो लोकल इन्वेस्टर्स के लिए जो बेटर डिफेंसिव पोजीशन है वो आईटी है, क्योंकि वो थोड़ा सा डॉलर प्रॉक्सी है। तो उसकी वजह से रिलेटिव अगर मार्केट के अंदर आपको प्लेस करना है तो शायद आईटी के अंदर आपको एक हाइडिंग प्लेस मिलेगा। और तीसरा है कि इंडिया के अंदर सिक्लिकल डाउनटर्न जो है वो अंडरवे है, और ये करीबन 8-10 महीना और चलेगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो इसके लिए जो लोकल डिस्क्रेशनरी है, जो लोकल कंजम्पशन सेंट्रिक थीम्स है, वहां से हमको दूर रहना चाहिए। तो अगर इन तीनों मैक्रो को इकट्ठा करके अगर मैं प्ले आउट करूं सेक्टर्स के अंदर तो इस तरह से चीजें दिखेंगी। बिल्कुल, यहाँ पे आईटी की चूंकि आपने बात की, आईटी में काफ़ी दिन तक थोड़ी सी निराशा हाथ लगी थी खासतौर से लार्ज कैप के लिए, लेकिन अब वो वापस से थोड़ी सी उम्मीद जगी और बेहतर परफॉर्म करने लगे हैं। अनु सिंघल साहब, मैं आपके पास आऊँगा, चूंकि आप आईटी सेक्टर को काफ़ी करीब से फॉलोअप करते भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो अब थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है आईटी में और यहाँ तक कि लार्ज कैप में, तो कितना सस्टेनेबल लग रहा है आपको? देखिए लक्ष्मण जी, आईटी में 3-4 चीज़ें जो पॉजिटिव जा रही हैं आईटी के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अर्निंग्स की विजिबिलिटी है,
क्योंकि यूएस इकोनॉमी काफ़ी रोबस्ट लग रही है, यूएस में रेट कट हैं, डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट एक इकोनॉमी पॉजिटिव हैं, कॉर्पोरेट टैक्स भी कट करने की वो बात कह रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंपनियां कर पाएंगी। रेट कट की भी यूएस में बात हो रही है, वो वैल्यूएशन के लिए पॉजिटिव है। डॉलर काफ़ी स्ट्रांग है, वो आईटी कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। रुपी रोज़ ऑलमोस्ट नया ऑल टाइम लो लगाता है, ये आईटी कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। तो इस समय आईटी कंपनी की पांचों उंगलियां घी में हैं, तो इसके लिए और वैल्यूएशन भी अभी आईटी कंपनीज़ की वो एकदम जो 2022 में एकदम मैडनिंग वैल्यूएशंस हो गई थी, वो अभी भी नहीं हुई हैं आईटी कंपनीज़ की। तो इसके लिए आईटी पर अभी भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए आपको। बिल्कुल। पंकज जैन साहब, आईटी पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि मैं जब डेटा को एनालाइज कर रहा था तो देखा था कि निफ्टी आईटी जो है वो 36 के मल्टीपल पे चल रहा है करीब, और निफ्टी 22-23 के मल्टीपल पे है। और यहाँ भी आधे से ज़्यादा जो स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी वो 70 के मल्टीपल पर है। तो ये कंसर्न है कि नहीं है? लक्ष्मण जी, देखो आईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं डेफिनेटली आई थिंक एक बेटर प्लेस स्टॉक्स हैं। अगर हम देखें, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, को पैनलिस्ट लोगों से भी बात कर रहे थे, मार्केट्स 2-3 भाग में बट गई है और इसमें यू हैव टू बी सेक्टर स्पेसिफिक। अगर मार्केट में अगर हम देखें, कुछ एक सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजीज का डेफिनेटली भाग है। टेक्नोलॉजी हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, सिलेक्ट फार्मा हुआ, हॉस्पिटल्स हुए। आई थिंक दीज आर फ्यू सेक्टर्स विच आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। और Q2 में हमने देखा था, इन स्पाइट ऑफ चैलेंजिंग रिजल्ट्स जो कुछ एक क्वार्टर के आए थे, टेक्नोलॉजी और इन सब सेक्टर्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। तो टेक्नोलॉजी में हम मान के चलते हैं कि जो आने वाले रिजल्ट्स आएंगे, Q3 के भी रिजल्ट्स आएंगे, काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स होने चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स होने चाहिए और यहाँ से भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ टेक्नोलॉजी स्टॉक चलने चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था कि पिछले दिनों में जो कुछ एक चुनिंदा मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे, उनमें हमने जो अभी रिसेंट करेक्शन आई थी, उस करेक्शन में भी कोई हमने बहुत ज़्यादा डीपर करेक्शन नहीं देखने को मिला। सो ऑल इन ऑल आई थिंक वी आर प्रेटी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव ऑन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। आई थिंक कहीं पर भी अगर मार्केट में जिस तरह का अपहीवल चल रहा है, जिस तरह के हम निफ्टी में अपहीवल देख रहे हैं बड़े बड़े, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हम नीचे में हर टाइम बाय रहेंगे। सो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अलॉन्ग विद हॉस्पिटल स्टॉक्स, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स, इनमें हम बायर बने रहेंगे। और जिस तरह के हमने रिजल्ट देखे थे एफएमसीजी से, आई थिंक वहाँ कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। जिस तरह की गाइडेंस आ रही है, कुछ एक कंपनीज ने अभी रिसेंटली गाइडेंस दी है कि जो हमारा करंट क्वार्टर भी है, एक उसमें भी चैलेंजेस बरकरार रहेंगे। सो दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स, हम सिलेक्ट मेटल्स होंगे, मेटल्स में हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस डंपिंग चल रही है इंटरनेशनल मार्केट से। सो दीज आर फ्यू सेक्टर्स वील हैव टू बी कॉशियस ऑन। बैंकिंग में भी हम देख रहे हैं कि एक ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड सब बैंकिंग स्टॉक्स में एक पॉजिटिव रुझान है। सिलेक्ट बैंकिंग में आई थिंक एक पॉजिटिव रुझान चल रहा है और उसमें भी पिक एंड चूज है। सो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के देखें तो हमारे को लगता है कि मार्केट में नीचे के लेवल पे सेक्टर स्पेसिफिक चेरी पिकिंग है और ऐसा नहीं है कि मार्केट का रुझान पूरी तरह बदल गया है। एफआईज भी मेरे को लग रहा है कि अभी भी एक कश्मकश में है कि वेदर कि बाय मोड में आ गए हैं या अभी भी हम पिछले 2-3 दिन में देखा कि अगेन दे आर इनटू सेल मोड काइंड ऑफ थिंग। सो ये चलता रहेगा एंड वी एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एक विंडो ड्रेसिंग सेंटा क्लॉज रैली टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। और उसमें अगर हमारी जो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं हमारे क्लाइंट्स की, हम उनको ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं कि उन पोजीशंस को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो मार्केट मेरे को लगता है कि एक रेंज बाउंड बना रहेगा, एक रनअवे मार्केट यहाँ से भी हमारे को नहीं दिखाई दे रहा एंड रनिंग इनटू Q3 रिजल्ट्स आई थिंक मार्केट दोबारा से कॉशियस मोड में चला जाएगा। तो कुल मिला के जैन साहब, अगर मैं कहूँ कि आपके हिसाब से आईटी सेक्टर एक हो गया, एक बैंकिंग सेक्टर हो गया जो आईटी और टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, ये सब थोड़ा सा आपको बेहतर दिख रहा है, और जो मेटल सेक्टर हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हो गया, वहाँ पे थोड़े से कंसर्न आपको दिख रहे हैं, क्यों? बिल्कुल। इसके अलावा आई थिंक लक्ष्मण जी, जो एक और, चाहे उसे आप सेक्टर बोल दीजिए या ऑफ शूट ऑफ फार्मास्यूटिकल बोल सकते हैं, आई थिंक हॉस्पिटल्स, आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप नहीं है सारे हॉस्पिटल्स की, बट अगर हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस आप देखें, जो भी 10-12 दिग्गज हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं, दे हैव बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल। और जो हमने रीसेंट करेक्शन भी देखी थी मार्केट में,
उस करेक्शन में भी कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं आए थे। आई थिंक एक सबसेट बन गया, एक सब फार्मा का एक सब सेक्टर बन गया, एंड दिस इज वन काइंड ऑफ सेगमेंट विच वी हैव बीन टेलिंग आवर इन्वेस्टर एंड क्लाइंट्स कि इसमें काफी कंस्ट्रक्टिव रही है, और वर्ष 2025 में भी हमारे को लगता है कि यहां से वैल्यूएशन और ज्यादा अच्छी देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, हॉस्पिटल एक सेगमेंट है। सुनील साहब, मैं आपके पास वैसे तो आना चाह रहा था कि बजट को लेकर के, चूंकि आपने ट्रिगर पहले अर्निंग सीजन बता दिया, तो अर्निंग सीजन पे हम लोगों ने चर्चा कर भी ली, और बजट एक होता है कि बजट से पहले प्री बजट रैली की शुरुआत हो जाती है, और कई लोग उस प्री बजट रैली को मिस भी कर जाते हैं। तो बजट को लेकर मैं सवाल आपके पास आगे लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो जैन साहब जो सेक्टर बता रहे थे, तो आपका भी उसी सेक्टर में ट्रस्ट है? हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। फिर आप जो भी जैन साहब ने कहा और मनीष जी ने भी कहा, मैं सहमत हूँ उसमें से कि बैंकिंग में सेलेक्ट स्टॉक्स अच्छे करेंगे। वहां पे मेरी फोकस होगी कॉर्पोरेट बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगले साल में आपको कॉर्पोरेट कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर का पिकअप होना है, क्योंकि धीरे धीरे जब कंजम्पशन बढ़ेगी, लगेगा और भी 6-9 महीने, मगर कॉर्पोरेट बैंक्स का ही जब असर अच्छा होगा, तो मेरा कॉर्पोरेट लेंडिंग पे थोड़ा फोकस मैं एंड फार्मा में अदर देन हॉस्पिटल्स, वो मैं सहमत हूँ, मगर मेरे को हॉस्पिटल डायग्नोसिस के अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा में भी दो चीज है। एक है जो डॉलर स्ट्रेंथ है, वो एक्सपोर्ट फार्मा जैसे आईटी के लिए एक्सपोर्ट फार्मा को भी सपोर्ट करती है, और दूसरी बात है कि मेरे ख्याल में ये चाइना सबसे ज्यादा एपीआई प्रोड्यूस करती है। अब ये ट्रम्प की टैरिफ के कारण मेरे ख्याल में चाइना इंडिया का एक ग्राउंड लेवल पे गठबंधन होकर वो फार्मा इंडस्ट्री के एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा इंडिया में शिफ्ट होके इंडिया से वो एक्सपोर्ट अमेरिका का जाने का एक अच्छा संभावना है। तो उसके कारण मेरे को फार्मा में पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली 60% टैरिफ पे चाइनीज प्रोडक्ट्स, उनको भी दूसरे रास्ते ढूंढना, चाइना चुप नहीं बैठने वाली है। और इंडिया का, इसलिए मैंने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो गठबंधन हो रहा है, थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस हो रही है इंडिया चाइना रिलेशनशिप में, इसका ये भी एक कारण हो सकता है। मेरे को उतनी जानकारी नहीं है फॉरेन अफेयर्स में, मगर मेरे ख्याल में आने वाले दिन में चाइना इंडिया का एक थोड़ा ग्राउंड लेवल गठबंधन फार्मा सेक्टर के लिए, हमारी जो एक्सपोर्ट चाइना से डायरेक्ट अमेरिका में जा रही है, वो शायद इंडिया से रूट हो सकती है। तो मैं फार्मा भी पॉजिटिव हूँ इस चीज के कारण। अब कंज्यूमर में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, जैसे मनीष जी ने कहा, एक साइक्लिकल डाउनटर्न है और वक्त लगेगा वहां पे पिकअप। बट खास चीज क्या है, मुझे दो चीज देखनी है। एक, ये जो के शेप रिकवरी चल रही है वो अभी भी जारी है, यानी हाई एंड गाड़ियां, हाई एंड घर बिक रहे हैं, बट बॉटम ऑफ द पिरामिड में नहीं हो रहा है। जब वो होगा तभी आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा देश में। तो ये क्या, ये के शेप रिकवरी कंजम्पशन में एक यू शेप में, वी तो छोड़िए, यू में बदल सकता है, तब एक पॉजिटिव रुझान कंजम्पशन पे आ सकता है। मगर उसके अलावा रियल एस्टेट और कंज्यूमर जो ऑटो सेक्टर है, वहां पे के शेप हाई एंड ऑटो में अभी भी मैं डिमांड देख रहा हूं। तो सेलेक्ट पिकिंग कर सकते हैं हम कंजम्पशन सेक्टर में इस चीज के ऊपर। बाकी मैं सहमत हूं जो पंकज जी ने कहा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी सहमति है सेक्टर को लेकर के। चूंकि बजट एक बड़ा ट्रिगर होता है, खासतौर से डोमेस्टिक जो बायर होते हैं वो बजट पे भी ध्यान देते हैं। तो सुनील जी, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, लेकिन आपके पास आऊं कि बजट को लेकर के आपका व्यू क्या है? बजट में किस सेक्टर को लेकर आप ज़्यादा उत्साहित हैं? क्योंकि बजट ऐसे समय पेश हो रहा है जब खासतौर से ग्रोथ काफ़ी कम हो गया है, कैपेक्स काफ़ी कम है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना अभी भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, कंजम्पशन बढ़ाना चैलेंज बना हुआ है। तो एक उम्मीद की जाती है कि बजट में शायद इन सब चीज़ों को, इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? तो दो बड़े मुद्दे जो गवर्नमेंट फोकस करेगी मेरे ख्याल में। तो फर्स्ट ये कि खाली अपने कैपेक्स के ऊपर फोकस, नंबर्स ज्यादा एक्सप्रेस करने के बगैर, क्या वो भी करेगी, मगर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को कोई टैक्स इंसेंटिव्स देकर बूस्ट करने की कोशिश करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है अपना एम्प्लॉयमेंट का। अगर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में शामिल होती है तभी आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ब्रॉड बेस्ड होगा। तो सबसे बड़ा चीज मैं देख रहा हूं कि वही एक होगी। सेकेंड होगी कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में, क्योंकि वहां पे कंजम्पशन लैकिंग है, तो चाहे टैक्स इंसेंटिव्स थोड़ा बॉटम में देंगे ताकि लोगों के हाथ पे पैसा और आ सके। तो ये दो चीज मैं देख रहा हूं कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के लिए देने की कोशिश करेगी, और दूसरा बॉटम ऑफ द पिरामिड में कुछ टैक्स रिलीफ देकर कंजम्पशन को बूस्ट करने की। ये दोनों प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के लिए पॉजिटिव रहेंगे। ये मेरे लिए दो बड़े मुद्दे मैं टारगेट करूंगा बजट के अंदर।
मनीष डांगे साहब, चूंकि बजट की रैली जो शुरू होती है वो बजट से 1 महीने 1.5 महीने पहले से शुरू हो जाती है, तो अभी के मार्केट सेटअप को देख के क्या लगता है कब ये रैली शुरू होगी? क्योंकि मैं डेटा देख रहा था कि जो ऐतिहासिक जो रिटर्न का आंकड़ा था सेंसेक्स का, तो 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश हुआ था उससे 1 महीने पहले का रिटर्न जो है -2.39 था और 3 महीने पहले का रिटर्न -1.85 था, जबकि उसके बाद का रिटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव में दिखा था। तो आपको क्या लगता है इस बार बजट रैली शुरू होगी उस तरीके से जैसा हम लोग पहले देखते रहते, चूंकि एंट्रीम बजट पहले भी आ चुका है? नहीं, मुझे नहीं पता 1 महीने पहले क्या होगा। मेरे ख्याल से इस बार अगर ट्रम्प ट्रेड जो है वो मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट है मार्केट का, कि वो अच्छा इस बजट पर भारी हो जाएंगे, ट्रम्प बजट पे भारी हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ा इंडिया के लिए लेवर ये होने वाला है कि क्या वो जो 10-15% का टैरिफ की बात कर रहे हैं, वो बास्केट टैरिफ की जो चीजें हो रही है, वो अगर इंडिया पे भी लगता है क्या, और अगर वो लगता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस इंडियन, जैसे आप कोई टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आप आईटी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री अगर अंडरराइट कर चला रहे हैं तो वहां आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ट्रम्प ट्रेड जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। बजट जो इंडिया के अंदर है वो कुछ साल पहले तक इसके लिए देखा जाता था कि कहाँ कहाँ टैरिफ रिड्यूस हुए हैं और कैसे हम ग्लोबलाइज कर रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर अब मैं बजट को ऐसे देखता हूं कि कहाँ कहाँ टैरिफ्स के प्रोटेक्शन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, बिकॉज चारों तरफ से चाइना स्ट्रैंगुलेट कर रहा है हमको। तो कई सारी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम अनकंपेरेटिव हो गए हैं और वहां पे टैरिफ्स की जरूरत है। बट फाइनल पॉइंट, बजट ये फैसिलिटेट करना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी ईज हो सके। फिलहाल 50 पैसा फिस्कल डेफिसिट कम करके अगर मॉनेटरी पॉलिसी ईज हो सके इंडिया के अंदर, तो वो एक जनरल मार्केट के लिए स्टिमुलस होगा। बिल्कुल, ये हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगी, हम लोग बजट तक जाके रुक गए थे, उसके बाद बजट के बाद ही कुछ एक हफ्ते में मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। लेकिन ट्रम्प वाकई एक बड़ा कंसर्न है। अभी मैं आज दोपहर में एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा, उसमें देखा कि वहाँ पे एक ट्रेन में एक शख्स जो है एडवर्टाइज कर रहा है, अपने आप को प्रचार कर रहा है। वो कोई सामान नहीं बेच रहा है, वो प्रचार कर रहा है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, कोई शादी कर ले तो कर लूँगा मैं, और मैं खाना पीना सब दूंगा। यूएस का बंदा था, उसका ये कंसर्न था कि ट्रम्प आ गए तो कहीं वीज़ा नहीं मिले, आगे बढ़ जाएगा तो हमें फिर वापस देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस लेवल का कंसर्न हाई है। जब वहाँ पे लोकल लोगों में कंसर्न है तो जाहिर तौर पे निवेशक भी इसको लेकर टेंशन में रहेंगे। मेहर वोरा साहब, क्या लग रहा है कि बजट इस बार ठंडा ही रहेगा बजट को लेकर के माहौल, या फिर बजट से उम्मीदें बन रही हैं आप लोगों की? उम्मीदें ना रखे तो ही बेटर है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, एक बैक ऑफ द माइंड में फियर ये भी है कि जो एफ्लुएंट क्लासेस है उनके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स बढ़ भी सकते हैं, खास करके बीच बीच में जो रेड हेरिंग छोड़ देते हैं कि कैपिटल गेन्स में ट्वीक होगा वगैरह। मेरे ख्याल से बजट मोटा मोटी नॉन इवेंट होगा तो ये पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। हमारे दर्शकों को डरा दिया आपने। नॉन इवेंट हो तो पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। हाँ, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो कैपिटल स्पेंडिंग है उसकी पेस बनी रहती है कि नहीं, क्योंकि अभी भी जो बुलिशनेस है या जो पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ हमें दिख रहे हैं वो अभी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिंक दी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन एंड प्राइवेट सेक्टर जो कैपेक्स है वो अभी इतना पिकअप नहीं हुआ। वैसे पीएलआई वगैरह की वजह से एक बुलिशनेस और ऑप्टिमिज्म काफी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर्स अभी भी पिकअप होना बाकी है। तो मेरे ख्याल से जो 11 लाख करोड़ की कैपेक्स की बात करी थी बजट में लास्ट टाइम, और जो ये FY25 में स्पेंड करेंगे, वो नंबर से 10-15% ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट को उस तरह के सपोर्ट की जरूरत है। दूसरा बजट में ये भी देखना है, उसमें तो दिक्कत ये हुई थी कि इलेक्शन आ गया था, तो इलेक्शन की वजह से जो है कैपेक्स थोड़ा बहुत रुक गया था, ये एक कंसर्न था। अब बाकी के बचे महीने में वो 65% कैपेक्स पूरा कर पाएंगे, वो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। दूसरा पॉइंट क्या करेगा? वैसे हम ग्लास हाफ फुल करके भी उसको देख सकते हैं कि जो बचा हुआ है वो काफी है, तो जो नेक्स्ट 4 महीने बचे हैं उसमें हमें काफी एक्शन दिख सकती है। और एक इंडिकेशन भी आ रहे हैं काफी सारे, अगर आप अनाउंसमेंट देखें डिफेंस में, रेलवे में, रोड वगैरह में, तो एक एक्सेलरेशन तो हमें एक्टिविटी में दिख रही है। शायद फुल ईयर का टारगेट मीट ना कर पाए, बट डेफिनेटली सेकेंड हाफ में काफी ज्यादा एक्टिविटी लग रही है। तो ये साल की बात करें
बट फ्यूचर की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट कैपेक्स का बरकरार रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी प्राइवेट का जो सपोर्ट जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है, और उसकी वो नहीं हुआ तो जीडीपी ग्रोथ जो हम 7% का होप कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जैसे हमने बात करी भी ये पैनल में के शेप रिकवरी, तो वो एक कंसर्न आ रही है कि अगर स्टेट की हम 3-4 स्टेट के जो ट्रेंड देखे हमने कि पॉपुलिज्म की ओर जा रहे बजट, तो ये हमें ये भी देखना है कि ये बजट सेंट्रल का जो बजट है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पॉपुलिज्म की ओर जा रहा है कि नहीं। तो उससे हमें पता चलेगा कि जो पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड है गवर्नमेंट का वो क्या है अभी। बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज़ है जिसपे हम लोग नज़र रखेंगे यहाँ पे। पंकज जैन साहब, क्या कहा जाए कि आप क्या सुझाव दे रहे हैं? एक तरह से सीधा सवाल पूछूं कि अपने निवेशकों को कि बजट तक शांति रहो, बजट को लेकर कोई एक्साइटमेंट मत दिखाओ, या फिर कुछ एक चीज़ें हैं जो बजट में होनी है थोड़ा सा वहाँ पे नज़र रखो? लक्ष्मण जी देखो, जो हमने पिछले 15-20 साल में देखा है, आई थिंक बजट के लिए बिल्डअप ज़्यादा होता है एंड अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ा it doesn't turn out to be a bigger event. I think it is a 1 or 2 day kind of affair. और अगर हम मार्केट की बात करें, अगर हम एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट जो हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं, आई थिंक दे हैव टू बी कॉशियस, दे हैव टू बी अलर्ट कि जो रन अप, जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि रन अप टू द बजट में हम वी डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ सीरियस रैली इनटू द मार्केट, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स हो गए हैं। बट देयर आर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स, कुछ हम देखते हैं कई बार किसी हफ्ते रेलवे स्टॉक चल गए, डिफेंस स्टॉक चल गए, कुछ पीएसयू चल गए, सम काइंड ऑफ स्टोरीज। तो आई थिंक वन हैज टू बी अलर्ट ऑन दैट, और उस स्टोरी में सकआउट ना हो, रादर अगर कहीं पर कुछ अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट्स वगैरह मिल रहा है एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वी कुड बी अलर्ट ऑन दैट काइंड ऑफ बेसिस। उसके अलावा आई थिंक जो मार्केट काफी मैच्योर हो गई है, मार्केट काफी बड़ी हो गई है। आई थिंक मार्केट जो मिनिमम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करती है कि डोंट पोक दिस काइंड ऑफ रैली, पोक इन द सेंस कि कोई ऐसा कोई चीज अपनी पिटारे में से ना निकाल ले जो मार्केट को डिस्टर्ब कर दे। समथिंग लाइक अगर जैसे लास्ट ईयर भी हम बात करें, जो कैपिटल गेन्स बढ़ाए गए थे, आई थिंक मार्केट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और इस बार भी यू नेवर नो, आई थिंक जिस तरह से मार्केट या गवर्नमेंट कमेंट्री थी पिछली बार, इट वॉज वेल जस्टिफाइड, एंड जिस तरह की उनकी कमेंट्री थी ऐसा लग रहा था कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में थोड़े से और अपवर्ड ट्रैक्शन पे जा सकते हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट रैशनलाइजिंग की, जो इतने सारे सेक्टर हैं उनके अंदर एक रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, एंड वाई कैपिटल मार्केट शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। सो इस तरह के कंसर्न है फिस्कल डेफिसिट को लेकर। आई थिंक उसमें जनरली गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काफी अच्छा रहा है, बट देयर हैव बीन सम काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। डिफेंस पे देखने वाली बात है, आई थिंक कुछ एक साल से ऐसा रुझान हो रहा है कि दुनिया भर के देशों में इंक्लूडिंग इंडिया डिफेंस पे काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। और जैसा कि अभी हमारे कलीग भी कह रहे थे, जिसको हम लेमन टर्म में फ्रीबीज कहते हैं या सोशल स्पेंडिंग देखते हैं, स्टेट्स में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं रन अप टू द इलेक्शन, बहुत ज्यादा सोशल स्पेंडिंग या फ्रीबीज पे खर्चे की बात कर रहे हैं। एंड वेदर दैट काइंड ऑफ फिनोमिना इज टू बी सीन इन सेंट्रल बजट, उस चीज पे थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। सो इन सब चीजों का एक समीकरण या मध्यांत ये है कि बहुत ज्यादा सीरियस एक्सपेक्टेशन ना रखें बजट से, बजट में ध्यान दें कि कुछ भी ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव ना आए। बट अदरवाइज आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर गवर्नमेंट फोकस रखे, जो एक गवर्नमेंट के जो कोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, और वहां पर स्पेंडिंग्स बढ़ाए, तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली आई थिंक कैपिटल मार्केट या इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो सब चीजों को देखते हुए आई थिंक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारे को। कोई ऐसा नहीं है कि बजट के तरफ जाते हुए कोई मार्केट एक सीरियस रैली देने वाला है। देयर कुड बी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स फॉर सम डेज, उस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे जो आपने जैन साहब कही बात, मैं बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की जो बात कही, मैंने देखा है कि ये चाहे म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात करें या फिर दूसरे सेगमेंट की बात करें, तो वहाँ पे अब कोई सेक्टोरल, कोई मिड कैप, लार्ज कैप, इसको ज़्यादा देख करके लोग बड़ा ही स्टॉक स्पेसिफिक जा रहे हैं। तो अभिषेक अग्रवाल साहब, इसको क्या माना जाए कि ये लोग सचेत होकर कर रहे हैं, या फिर लोगों को लगता है कि बिल्कुल अब जो फिल्टर करके देखो, जहाँ पे संभावना ज़्यादा हो वहीं पैसे लगाओ, भेड़ चाल वाली स्थिति में मत जाओ? क्या देख रहे हैं इस ट्रेंड को, कैसे आप पढ़ रहे हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं अभी चिंताएं हैं बाजार में, हम लोग आंख बंद करके किसी सेक्टर पे फोकस ना करें, सिर्फ एक स्टॉक इंडिविजुअल पे फोकस किया तो अच्छा रहेगा?
ये लक्ष्मण जी, आज के मार्केट में जब ये मार्केट ऐसा रेंज बाउंड होता है तब डेफिनेटली बॉटम्स अप जो अप्रोच है वही सबसे ज्यादा काम में आता है। सो अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया पे फोकस कर रहे हैं तो सर्टेनली वो हमेशा ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है, क्योंकि आप फिर लार्जली कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए एक बेट ले रहे हैं रादर देन की सेक्टर, बिकॉज सेक्टर बहुत बड़ा होता है। कोई भी सेक्टर आप उठाएंगे उसमें अनगिनत कंपनियां होती हैं, बट अगर जब तक कोई बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं आए ऐसी जहां पे एक सेक्टर को एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स रहे और उन्हें सबको बेनिफिट मिले, तो वो सारी रैली एक सेक्टर वाइज हो, तब तक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो ज्यादा बेटर अलाइंड होता है आपको अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बनाने हैं। दूसरी बात, बजट की चर्चा हो रही थी तो उसमें मेरा जो थॉट प्रोसेस यही बनेगा कि गवर्नमेंट के लिए आज की डेट में प्रायोरिटी क्या है, राइट? उन्हें इन्फ्लेशन से लड़ना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, उन्हें ये देखना है कि इंडिया जो है वो अपने लीडिंग पोजीशन पर है, इकोनॉमिक लेवल पे कंट्रीब्यूट करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, बिकॉज डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू रखा है। सो हर तरह से अगर हम देखें तो बहुत लाइकली है, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने भी कवर किया है, कि पॉपुलिस्ट बजट आ सकता है। एंड उसके इसमें जैसे अभी ट्रेंड भी हम देख रहे हैं कुछ कुछ स्टेट इलेक्शंस के अंदर में, जहाँ पे लाडली बहन करके जो स्कीम बीजेपी ने लॉन्च की महाराष्ट्र में, जहां वन ऑफ द रीजन है कि उनका इतना बड़ा टर्न अराउंड हो गया एंड दे मैनेज टू कम बैक इन पावर, इट माइट बी अ फॉर्मूला दे लाइक टू कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स। तो उस तरह से अगर मैं देखूं तो मैं ज्यादा होपफुल नहीं रहूंगा बजट को लेके, एंड स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही ज्यादा बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बिल्कुल, सब लोग जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि बजट को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं रहेंगे, मुझे लगता है कि वित्त मंत्री साहिबा इस शो को देख लेंगी तो कहेंगे मेरे बजट पेश करने का फ़ायदा क्या है, फिर जब कोई उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं तो फिर क्यों बजट पेश किया जाए। लेकिन ये बात अच्छी है कि बजट धीरे धीरे नॉन इवेंट सा होता जा रहा है और हर कोई यही कहता है कि बजट में कुछ बड़ा ऐलान ना हो तो ही अच्छा है, टैक्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि जब ये छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है बाजार बड़ा निराश हुआ है। यहाँ पे ये एक राय, लेकिन इस बीच दो चीज़ें जो हुई हैं बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है। एक SIP के जो आंकड़े आए हैं वो कह रहे हैं कि SIP का फ्लो तो ठीक ठाक बना हुआ है, लेकिन न्यू SIP का रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। और दूसरा, म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट के जो ट्रेंड निकल कर सामने आए हैं वो भी थोड़े से बदले बदले से दिख रहे हैं। इसके क्या मायने निकाला जाए और इन्वेस्टर्स के लिए इससे क्या संकेत मिल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे आप सभी मेहमानों के साथ। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ से आने वाले दिनों में बाजार के लिए क्या ट्रिगर रहने वाला है और किन किन घटनाओं से बाजार प्रभावित होगा और ऐसे में निवेशकों को कितना क्या ख्याल रखना चाहिए। वापस से चर्चा में हम लोग आते हैं। हमारे पास मिहिर वोरा साहब हैं। मिहिर वोरा साहब, जो यहाँ पे एक हमने देखा है कि दो आंकड़े आए हैं, एक म्यूचुअल फंड के आए हैं, एक SIP के आए हैं। इन दोनों आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये देखने को मिला है कि म्यूचुअल फंड का ट्रेंड बदला बदला सा है। कहीं नए प्लेयर पे फोकस कर रहे हैं, कहीं PSU पे फोकस कर रहे हैं, कहीं ट्रेडिशनल पार्टनर का साथ छोड़ रहे हैं। तो इसका क्या संकेत निकाला जाए? सुनील जी, ये सवाल लेके आपके पास भी आऊंगा इनके बाद। सॉरी, मैं आपका सवाल क्लियरली नहीं सुन पाया। मैंने कहा म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट के आंकड़े आए हैं, ट्रेंड जो आया है उसमें मिक्स सा ट्रेंड दिख रहा है। कई जगह ये दिख रहा है कुछ म्यूचुअल फंड हाउस पुराने पार्टनर को, पुरानी ट्रेडिशनल कंपनियों को छोड़कर नई कंपनियों पर ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। कुछ लोग PSUs पर ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। तो ये ट्रेंड क्या कहता है? अच्छा, पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं? हाँ, ओके। देखिए, ओवरऑल मैं दिखाऊंगा, अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करें हम तो क्लियरली एक मोमेंटम फॉलोइंग हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप फंड्स में कम पैसा आ रहा है, स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा पैसा आ रहा है और थीमेटिक फंड्स में भी काफी सारा पैसा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक फॉलो द हर्ड काइंड ऑफ मेंटालिटी बन रही है इन्वेस्टर्स में। और जो म्यूचुअल फंड पैसे जब डिप्लॉय करते हैं तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेटेजी में पैसा आता है तो उसमें ही डिप्लॉय करना पड़ता है। तो अगर स्मॉल कैप फंड में पैसा आया है तो स्मॉल कैप में ही डालना पड़ेगा। और उसमें हमने देखा है टिपिकली जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वही हाई ग्रोथ सेक्टर्स में होते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कि न्यू एज कंपनीज वगैरह में पैसा ज्यादा डालते हैं। रही बात PSUs वगैरह की, तो वो मेरे ख्याल से एक म्यूचुअल फंड की जो कोर फिलोसॉफी है
उसके हिसाब से होती है। कई फंड हाउस वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं तो पीएसयू स्टॉक्स उन्हें सस्ते लगते हैं तो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। और कई फंड हाउस जैसे कि हम हैं, वी आर मोर ग्रोथ फोकस, तो हमारे जो पोर्टफोलियो है वो टिपिकली मिड कैप और स्मॉल कैप के उसमें बायस ज्यादा रहता है। तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक सिलेक्शन है वो फंड हाउस की फिलोसॉफी पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर बिहेवियर देखूं तो क्लियरली मिड कैप, स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड्स में ज्यादा दिलचस्पी आ रही है इन्वेस्टर्स की। सुनील सुब्रमण्यम साहब, मैं ये सवाल अगर आपसे पूछूं कि आजकल म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा उनका भरोसा दिख रहा है, क्योंकि आप तो बड़े करीबी से इसको नज़र रखते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात दो चीज है कि आप देखिए करीबन 35,000 करोड़ के फ्लोज में 25,000 फ्लोज ग्रॉस फ्लोज एसआईपी में ही आए, और उस एसआईपी के अंदर भी आप देखें तो 13 से 15,000 करोड़ उस 25,000 करोड़ एसआईपी बुक में स्मॉल एंड मिड कैप और सेक्टोरल थीम्स में ही है। तो फंड हाउस के पास स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स खरीदने का ही पैसा आ रहा है, और जब वो उसको निवेश करने की कोशिश करते हैं तो दो चीज है। अब क्या होता है कि एसआईपी बुक के कारण हर फंड मैनेजर को पता है कि उसकी फंड में कितना रेगुलर एसआईपी आ रही है, तो वो भी एक प्लान कर सकता है। तो मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी एसआईपी के जरिए मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, यानी वो अच्छे कंपनी को चुनते हैं और उनको पता है कि उनको रेगुलरली हर महीने 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ डिफरेंट फंड हाउसेस का डिफरेंट फंड में एसआईपी बुक जारी रहता है ना, तो उस हिसाब से वो खरीदते हैं। तब उनकी फोकस होती है कि 3 से 5 साल में मैं इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहा हूं। तो वो क्या करते हैं, वो टाइम नहीं करते मार्केट के, वो क्या करते हैं कि एक ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, यही होता है उनका फिलॉसफी। ग्रोथ को खरीदना है मगर दाम सस्ते में होना है, तो कैश हाथ में रख के वो कंपनी को चुनते हैं, बिजनेस को खरीदते हैं, और जब भी करेक्शन आता है उस कंपनी में उनके पास एसआईपी का फ्लो रहता है, धीरे धीरे खरीदें। तो मोस्ट म्यूचुअल फंड हाउस कोई वैल्यू बेस्ड भी है, मगर ज्यादातर फंड हाउसेस गार्प फिलॉसफी फॉलो करते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड ग्रोथ सेक्टर्स में आप गिने चुने कंपनी को चुनकर उन्हीं के ऊपर फोकस रखे, और जब भी उनका दाम आता है बाय लो सेल हाई की फिलॉसफी होती है, क्योंकि उनका है कि आज या कल में प्रॉफिट नहीं देना है, उनको 3 से 5 साल में वेल्थ क्रिएशन करना है। सेकेंड चीज जो होती है वो एफआईएस को काउंटर करने के लिए, जब एफआईएस बिकवाली करते हैं तो उनके पास जो कैश होता है, एफआईएस ज्यादातर लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप में निवेश करते हैं, तो वहां पे वो एक चीज करते हैं कि वेट करते हैं कि प्राइस गिरने दो, उसके बाद जब मैं खरीदूं। तो वॉलिटिलिटी जो आता है वो इनकी वेट एंड वॉच पॉलिसी के कारण आती है। तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स को स्मॉल एंड मिड कैप में वो लॉन्ग टर्म तरीके से सोच के खरीदते हैं, मगर लार्ज कैप में वो टैक्टिकली प्ले करते हैं कि एफआईएस का रुझान कैसा है, उस हिसाब से वो अंदर बाहर जाते हैं, जैसे आईटी सेक्टर या बैंक, बड़े बैंक्स के सेक्टर में या एफएमसीजी। नहीं, अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं, अगर कोई पूछे कि हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो किस चीज़ का ख्याल लगे, किस सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस रखे हो अभी के माहौल में, इस जंक्शन पे? मैं कहूंगा कि आपको मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप में निवेश करना बेहतर होगा, क्योंकि आपको फंड मैनेजर को पैसा देना है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों खरीदने लायक। आज क्या है, टिल्ट ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप पे जा रही है, तो फंड मैनेजर को भी हाथ बंधे हुए हैं वही स्टॉक खरीदने की, एक क्योंकि सेबी ने नियम रखा है कि मिड कैप फंड में 65% मिड कैप ही रहना चाहिए और स्मॉल कैप में भी 65। तो अगर आप लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप में देंगे तो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो आपके लिए भी वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बिल्ड कर सकता है, तो आपकी भी भलाई उसी में होगी। तो मैं कहूंगा रिटेल निवेशकों को कि अब ज्यादातर फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, ये 3 क्षेत्र में आप पैसा देंगे तो फंड मैनेजर के पास एक ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबिलिटी जिससे आपको वो अच्छा मुनाफा दिलवा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक मनीष डांगे साहब, मैं आपके पास अगर ये पूछूं कि जो एसआईपी के नए आंकड़े आए हैं, शायद आपने उस पर ध्यान दिया होगा, उसमें मैंने देखा है कि एसआईपी इनफ्लो तो मतलब इक्वल ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, 25,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन नए एसआईपी का रजिस्ट्रेशन लगातार घट रहा है। अगर मैं देखूँ जुलाई से लेकर के, तो जुलाई में 72.62 था, फिर अगस्त में घटा, फिर सितंबर में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन फिर अक्टूबर में घट गया, नवंबर में तो 49.47 लाख तक पहुंच चुका है। तो ये नए एसआईपी का रजिस्ट्रेशन घटना क्या इंडिकेट करता है? आई थिंक एकदम बिग पिक्चर अगर देखेंगे तो इंडिया इन्वेस्टर जो है ओवरवेट है इक्विटी पे, और इंक्रीमेंटली म्यूचुअल फंड्स
के जो बड़े पाइप्स डले हुए हैं हर छोटे छोटे शहर में जाकर के, दुकानें जो खुल गई हैं, और जैसे सिम कार्ड की दुकान थी वैसे अब हर जगह एसआईपी बिक रही है। तो एक लिमिटेशंस हर चीज की जो होती है वो उस पॉइंट पे एज ऑफ राइट नाउ हिट कर रहा है। नेट एसआईपी अगर देखेंगे तो वो $1 बिलियन के आसपास में है। तो ये नंबर ग्रॉस बहुत बड़े हैं लेकिन अट्रीशन भी बहुत है। तो नेट एसआईपी तो 7-8 हजार 9 हजार करोड़ ही है। जनरली इक्विटी का फ्लो दो चीजों पर निर्भर करता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और पास्ट रिटर्न। ये दोनों चीजें अगर पॉजिटिव हैं तो ऑफ कोर्स फ्लोज बढ़ता चला जाता है, एक्सिलरेट होता है, अदरवाइज डिसेलरेट होता है। तो कम से कम उसमें से इस टूल का एक पहिया तो या एक पल्ला तो वीक हुआ है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडिया में एज ऑफ राइट नाउ वीक है। इसकी वजह से आई वोंट बी सरप्राइज कि अगले 6-8 दिनों तक, जो मेरा पहले भी व्यू था कि सिक्लिकल डाउनटर्न में जो फ्लोज हैं वो थोड़ा सा ड्विंडल होने चाहिए, और यही हम देख भी रहे हैं। और मेरे ख्याल से सभी म्यूचुअल फंड में ये मोटा मोटी आप जो अगर बात करें तो सॉर्ट ऑफ वीकनेस दिख रही है कि इंक्रीमेंटली ग्रॉस फ्लोज भी वीक हो रहे हैं। नेट फ्लोज ऑफ कोर्स मोटा मोटी वहीं स्टैग्नेंट है काफी समय से। अब अभिषेक अग्रवाल साहब, ये जो पिछले दिनों मार्केट में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, उसका तो असर नहीं कि लोग डर के थोड़े से पैसे लगाने कम कर दिए? ये लक्ष्मण जी, हो सकता है कि थोड़ी मार्केट की उथल पुथल से कुछ देर के लिए, ये एक बार के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है। बट मैं आपको थोड़ा एक डिफरेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूँ जस्ट टू मेक द मोमेंट लाइटर, कि अगर हम अपने लास्ट 4 महीने की नेट एडिशन देख लें एसआईपी की, दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन। 2.25 करोड़ की पूरी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, उतना तो हमने 4 महीने में हमारे तो एसआईपी की एडिशन है। सो यस, आप चेक करिए, मेरे को भी थोड़ा समय लगा था इसे डाइजेस्ट करने में, बट डेटा काफी पब्लिक है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर मंथ टू मंथ कंपेयर करेंगे तो हमें शायद डेटा कुछ डिफरेंट दिखेगा, बट अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ प्लॉट करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगा। जैसे कि इंडिया की अगर हम आज से 2 साल या कोविड से पहले देखें तो पूरा इन्वेस्टर बेस इंडिया का जो था वो 5 करोड़ था। अभी हम जिस तरह से जा रहे हैं उस हिसाब से तो साल के 6 करोड़ के रन रेट पे चल रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि हमारे ओवरऑल फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। 25,000 करोड़ एसआईपी जो आ रही है महीने की, वो बहुत सॉलिड नंबर है। एंड यही एक रीजन है कि मार्केट अभी तक संभला हुआ है। वरना अगर आप नेट सेल एफआई की देखें पूरे साल की, और सामने उसका अगर आप नेट बाय डीआई का देखें, तो आपको दिख जाएगा कि कितना बड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, करीबन मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ, बट 3.25 लाख करोड़ नेट सेलिंग है एफआई की, और 5.25 लाख की नेट बाइंग है। अब 5.25 लाख की नेट बाइंग के अंदर में अगर आप देखें ये 25,000 करोड़ का मंथली ट्रेंड, तो 50% ऑफ द जो कंट्रीब्यूशन है वो ये नई पैसे से आ रहा है, विच इज रिटेल मनी। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो रिटेल लेड है, एंड अभी भी वो कॉन्फिडेंस में गया नहीं है। अगर हम मंथ टू मंथ की डेटा के स्लो डाउन को देखेंगे तो पिक्चर कुछ और दिखेगी, बट मैं इसमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी पॉजिटिव है, एंड ये फ्लो आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा। बिल्कुल। पंकज जैन साहब, खुद पर करो यकीन, क्यों? नहीं, बिल्कुल लक्ष्मण जी, और इसमें मैं 2-3 चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आई थिंक जिस तरह से हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, रिटेल निवेशकों ने, एसआईपी के इन्वेस्टर्स ने पिछले साल या पिछले 2-3 क्वार्टर में बिहेव किया, आई थिंक काफ़ी मैच्योर तरीके से बिहेव किया है। एंड जिस तरह की हमने सेलिंग देखी है एफआईज की तरफ से, जितनी बड़ी सेलिंग छोटे पीरियड में देखी है, आई थिंक दैट वाज वेल काउंटर्ड बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। नहीं तो हैड इट बीन सम अदर डे, आज से 3-4 साल पहले के तरह माहौल होता तो आई थिंक वी कुड हैव सीन सीरियस इरोजन इन मार्केट। तो काफी मैच्योर रहा है इन्वेस्टर, जो नया इन्वेस्टर आ रहा है। आई थिंक एक ट्रेंड चेंज, एक डेमोग्राफिक ट्रेंड चेंज देखने को मिल रहा है। आई होप दिस लास्ट। एक यंगर जनरेशन जो है उसकी एक सेविंग पैटर्न बदल रहे हैं, and I think that augurs well for our economy, that augurs well for our country। और मेरे को लगता है कि जिस तरह का एसआईपी में रुझान हैगा, आई थिंक ये छोटे मोटे डेंट जो आप बात कर रहे हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बट ओवरऑल ट्रेंड्स काफ़ी एंकरेजिंग हैंगे। और मेरे को लगता है दिस इज काइंड ऑफ अ डन डील, और मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत छोटी अवधि का एक चेंज हैगा। आई थिंक दिस इज लॉन्ग वे टू गो। तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ
इक्विटी मार्केट को लेके, हमारे एसआईपीज को लेके, हमारे रिटेल निवेशक को लेके। एंड दिस इज द ट्रेंड वी हैव बीन सीइंग एट आवर प्लेस आल्सो। आई थिंक एक जनरल ट्रेंड देखने को मिल रहा है और मेरे को लगता है कि काफी पॉजिटिव ट्रेंड है ये एंड काफी अच्छी बात है। बिल्कुल, अलग अलग एजेंसी ने भी और एनालिस्ट ने भी इसको काफ़ी पॉजिटिव अपने कमेंट्री भी दी है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आपने देखा होगा मॉर्गन स्टैनली की जो 2025 इंडिया स्ट्रेटजी आई, फिर जेफरीज की जो स्ट्रेटजी आई है, वो लोग तो ठीक ठाक संकेत दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी यंगेस्ट पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम भी अब 2800 के करीब आ गया है, जो 2200 पे था कोविड के टाइम में, वो भी बढ़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि आगे पीछे ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। मगर कोई भी अगर एक थोड़ा लंबी अवधि से देखे इंडिया को, तो चॉइस नहीं है कि इंडिया ही उनके चॉइस का मार्केट है, वो टोटल वर्ल्ड के इमर्जिंग मार्केट में, राइट। चाइना के ऊपर इतनी दिक्कतें दिख रही है, और चाइना जो 13 to 14% वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का शेयर था, हमारा 2% है। तो डेफिनेटली एक ही रूट है, वन वे आप। क्या है कि शॉर्ट टर्म में फ्लोज आके इसको आगे पीछे करते हैं, मगर लॉन्गर टर्म ट्रेंड आप देखें तो इंडिया का अट्रैक्टिवनेस गिरा नहीं है। हमारी वीकेस्ट क्वार्टर 5.4% जीडीपी भी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग देश थे हम। तो हम अपनी आंखों से बहुत नियर टर्म सोच से, खाली हमें कुएं के अंदर जो मेंढक अपने सराउंडिंग को देखता है ऐसे देख रहे हैं, बाहर वाले देख रहे हैं कि ये कुआं कैसा है, दूसरा कुआं कैसा है। तो वहां पे जरूर इंडिया सबसे अट्रैक्टिव देश दिख रहा है एक फॉरेनर की आंखों से। तो मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं है कि 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम, ये सब जो दिक्कतें हैं ये बाहर चली जाएगी और हमारी मार्केट नई हाइस फेस करेगी। तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज रहेगी, और इसीलिए एसआईपी बहुत एक अच्छा तरीका है इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाकर, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाकर रिटेल निवेशकों को अपना वेल्थ क्रिएशन करने का। तो कोई मेरे को डाउट नहीं है कि इंडिया इज द मार्केट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये फॉरेनर जो कह रहे हैं, कभी हम सुनते हैं, हमारी लोकल लोग जब कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये बायस है, वो बायस है। तो जब फॉरेनर कहते हैं तो मान लेते हैं, मगर एटलीस्ट मानने का तो उसके बेस पे निवेश तो करना चाहिए ना। बिल्कुल। मिहिर वोरा साहब, कोई आता है एसआईपी कराने तो आप लोग क्या सुझाव देते हैं? कहाँ रहना चाहिए, किस तरह से, किस सेगमेंट में आपको जाना चाहिए पैसे लेकर के? मैं वही कह रहा हूँ कि आपको मल्टी कैप, अगर आप सेक्टर चुन रहे हैं तो आप कॉन्ट्रास्टिंग सेक्टर्स को चुनिए, क्योंकि आजकल सेक्टर और थीमेटिक फंड में बहुत इंटरेस्ट है लोगों को। अगर चुन रहे हैं तो कॉन्ट्रास्टिंग सेक्टर्स एक डाइवर्सिफिकेशन बेस पे करिए, राइट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? बिल्कुल। मैं एक मिनट जरा ये सवाल मैं लेकर मिहिर वोरा साहब के पास भी ले आऊं, सुनील जी, चूंकि समय थोड़ा सा कम हो रहा है। मिहिर वोरा साहब, आपकी राय क्या होती है जब कोई एसआईपी करने आता है तो आप लोग किस तरह का गाइडेंस देते हैं वहां पे? बिल्कुल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पे बुलिशनेस ज्यादा है, वहां पे एक्शन ज्यादा है, अर्निंग्स ग्रोथ भी बेटर है। तो फ्लेक्सी कैप फंड जो है या मल्टी कैप फंड है, उसमें एक अच्छा डिवर्सिफिकेशन मिलता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो हम टिपिकली राय यही देते हैं कि अगर आपका जो कोर होल्डिंग है वो आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में डालें। थीमेटिक फंड्स है, स्मॉल कैप फंड है, वो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से थोड़ा, अगर आपके पोर्टफोलियो में तड़का डालना है तो तड़के की तरह यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ये आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, और थोड़ा सा हेज करने के लिए जो अभी कहा वोरा साहब ने, थोड़ा तड़का भी आप डाल सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अर्निंग सीजन आएंगे जाएंगे, फिर ट्रम्प साहब आएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ट्रम्प साहब दुनिया से अलग होकर बहुत कुछ कर लेंगे, अकेला दुनिया चलाना तो उनको भी कई चीज़ों पर निर्भरता रहती, तो उनसे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। और बजट भी आने वाला है, तो आप अगर अभी कुछ शेयर बाज़ार में निवेश करने की सलाह मान रहे हैं, करना चाहते हैं, तो जो हमारे पैनलिस्ट ने राय दी है उसके हिसाब से चल सकते हैं आप। और आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए। अलग अलग मौके पर फिर से आप लोग जुड़ेंगे और दर्शकों के लिए एक बेहतर गाइडेंस आपसे लेंगे। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।